हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी कॉमर्स का पीडीएफ पेपर देख रहे हैं और हम लोग जून का थर्ड पेपर देख रहे हैं। ओके, तो चलते हैं। जैसा थोड़े से देखे होंगे, ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक देखा था। यहाँ हम लोग रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलते हैं विदाउट कोई फर्दर डिस्कशन क्वेश्चन पे। आई थिंक जो भी क्लास चल रही होगी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, दो चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, सॉरी 34 क्वेश्चन तक उसमें पढ़े थे, 35 क्वेश्चन पढ़ना है। वर्किंग कैपिटल लिवरेज मेजर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी और चेंज इन करंट एसेट्स। देखिए, वर्किंग कैपिटल लिवरेज जो करता है वो इसका नहीं करता है। ओके, वर्किंग कैपिटल की जो लिवरेज है वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी कोई मतलब ही नहीं है। When the annual demand for an atom 32 unit cost is 6, inventory carrying cost 25 per annum, cost one procurement 150, the economic order quantity would be 7 units। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके ही दिया गया है कि 700 यूनिट्स आएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं। ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर विल्सन का है, विल्सन का फार्मूला है √2CO/I। ये क्या है, C मीन्स कॉस्ट है, ये ऑर्डर कॉस्ट है। ओके, ये I क्या है कि रख रखाव है, जितना दिन तक रखेंगे उसकी लागत है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट मान लीजिए 2, टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट्स हो रही है 3200। ये क्या है, डिमांड, एनुअल डिमांड कितना है, C मीन्स ये है टोटल डिमांड, तो 3200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 150, प्रोक्योरमेंट कास्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट 150 है, राइट। 150 काट लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई 25%, किसका 25%, 6, जो कॉस्ट होती है ना यूनिट कॉस्ट, उसी का 6% देखा जाता है। ये एकदम ध्यान रख रही है हमेशा कि जो ये कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, जो यूनिट कॉस्ट है उसका 6%, मतलब 6 का 25 इस तरह से कैलकुलेट होता है, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 6400 मल्टीप्लाई बाई 1.50, तो यहाँ पर क्या हो गया 150 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा मान लीजिए। ओके, अब क्या करना है, ये एक 15 से 15 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 64 का एक जीरो बढ़ा लेंगे और इसी का रूट्स कैलकुलेट कर देंगे, तो कितना आएगा 800। ओके, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था 800, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसलिए ऑप्शन ये दोनों गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, आंसर दिया गया है लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक दो चीज़ें समझ लीजिए जो चीज़ें हैं। फर्स्ट पर स्टाफ स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, ये क्लियर है। कॉस्ट सेंटर इन्वेस्टमेंट सेंटर है, ओके सेंटर है, और दो चीज़ों का ये क्लियर नहीं है, राइट। तो इसलिए इसको कमीशन ने गलत मान लिया था, तो जो गलत माना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, तो यहाँ पर क्या है कि पर्सनल सेक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रेनोलॉजी, इंटरव्यू सिलेक्शन फ्रेनोलॉजी एप्टीट्यूड मीन्स जो पहले पुराने ज़माने में किसी के सिलेक्शन कैसे होता है कि नौकरी करेगा तो उसका मस्तिष्क अध्ययन, ये क्या है मस्तिष्क अध्ययन। ओके, तो लोग उसके मस्तिष्क को पढ़ते थे, ये क्या कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, पढ़ सकता है, काम कर सकता है, उसी के आधार नौकरी मिलती थी, राइट। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्राफ्ट ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज नोन एज, क्या है, मतलब कि ट्रेनिंग देने के लिए क्राफ्ट के एरिया में, जैसे कोई कारीगर काम कर रहा है, कोई ट्रेड्स कर रहा है काम, कोई टेक्निकल काम कर रहा है, तो उसको क्या अप्रेंटिसशिप सुने होंगे कि अप्रेंटिसशिप पर जा रहे हैं, ये काम करना है, तो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की एक विधि है, राइट। अच्छा, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग क्या है
वेस्टिबुलर ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग मीन्स जस्ट वैसा ही ट्रेनिंग जैसा माहौल क्रिएट करना है, उसी को वेस्टिबुलर ट्रेनिंग कहा जाती है, राइट। कोचिंग आप जानते हैं, कोच जो होते हैं, जैसे क्रिकेटर है तो कोच होते हैं, तो उसे सिखाना, राइट। नेक्स्ट, बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल, ओके, बार्क जिसको सुने होंगे, बार्क्स इज टेक्निक्स यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार्क्स जो आप जानते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए होता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ मैनेजरियल स्ट्रेस, तो मैनेजिंग स्ट्रेस तनाव के लिए क्या जरूरत नहीं है, रस्ट आउट, कॉग्निटिव थ्योरी, जॉब एनरिचमेंट, नेटवर्किंग, तो रस्ट आउट ये इसका स्ट्रेस नहीं है, मैकेनिज्म यंत्र नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न बाय डिपॉजिटर अगेंस्ट ए डिपॉजिट विद इन कमर्शियल बैंक फॉर कस्टोडियल सर्विस, तो कस्टोडियल सर्विस के लिए जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, कोई मान लीजिए कि सर्विस दे रहा है बैंक, तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या है, ए फंड बेस्ड इनकम, ए फी बेस्ड इनकम, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंड, ये क्या है, ये फी बेस्ड इनकम है। जैसे मान लीजिए अगर सोना चांदी रखे हैं बैंक में जाकर के, तो उसका कोई चार्ज करता है, तो क्या है, फीस लेता है, वो सुरक्षा देने का है, इसलिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए, मैच कराइए, एटीएम कार्ड कौन बनाने वाले हैं, एटीएम कार्ड को बैरून, जॉन शेफर्ड बैरून के द्वारा एटीएम कार्ड बनाया गया था, राइट। डेब्ट्स ड्यू फॉर मोर देन 30 डेज एनपीए हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस नाइबर्ड प्रदान करता है, स्टेट लेवल फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है, राइट। तो आप इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। एनपीए को मैं बहुत डिटेल में बताया था एक क्लास में, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ओके। यहाँ पर क्या है, जो ध्यान से पढ़िए, ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज द बेसिस ऑन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, तो पहला क्या है कि जब मनी मार्केट होती है, शॉर्ट टर्म की मार्केट, तो वो बहुत ही इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के लिए होती है, सही है। इट इज इन द money where that central banks comes into contact with the financial sectors, the economy a whole, and through its liquidity in the market and influence the cost and availability of credit, तो यहाँ पर कॉस्ट लिक्विडिटी के लिए रिलेटेड होती है, आरबीआई करती है, ये भी सब सही है, राइट। तो बस यहाँ ध्यान रखना चीज़ क्या है, मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ट्रेडिंग की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक पॉलिसीज and holding the condition of the liquidity within the bonds what with the monetary authority considered desirable, जो भी अच्छी को जरूरत होती है, तो ये दोनों सही है, राइट। असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, तो ये हो जाएगा ए एंड ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वो इसीलिए मनी मार्केट होता ही है कि प्रॉपर, यहाँ सिंपल समझिए कि जो 1 साल से कम की प्रतिभूतियाँ होती हैं मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन होती हैं, उसका मेन काम क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे, इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, और इसके लिए आरबीआई काम करता है, यही सब चीज़ें से बताई गई हैं, ओके। तो ये जो मैं क्रक्स पॉइंट बताया उसको ध्यान रखे रहिए, राइट। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाई, तो बैंक फाइनेंशियल रेगुलेशन किससे होगा, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सब के द्वारा है, ओके। तो इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा है, जैसे मान लीजिए कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जा रहा है तो इसी के द्वारा टेस्ट होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जानते हैं, ये बैंकिंग है तो बैंक तो होगा ही, आरबीआई एक्ट तो आरबीआई तो लगेगा ही लगेगा, ओके, तो सब हो सकता है। द ऑपरेशनल ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड टूल्स सम द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स किसका है, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन जरूरत है, अगर क्रेडिट कार्ड मान लीजिए यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए, कंप्लेंट्स विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं बताया है अभी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ओके। कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो इसी के अनुसार रजिस्टर्ड होता है, जो केस होता है इसी के अनुसार रजिस्टर्ड होता है। सेटेलाइट कनेक्शन, निश्चित तो सेटेलाइट चाहिए, सेटेलाइट नहीं रहेगा तो नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं आएगा तो डेबिट में कितना पैसा है कैसे पता चलेगा, ओके, आपके एटीएम कार्ड में। सिलेक्शन ऑफ ए पोर्टल एंड सर्वर, अब जानते हैं पोर्टल एंड सर्वर भी होता है, लेकिन सर्वर डाउन देखते हैं ना, टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस, तो ये सब भी जरूरत है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव तीनों की जरूरत पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट है, एनी कंट्री कंसिस्टेंटली फेसिंग बैलेंस सप्लीमेंट डिफिशिएंसी कैन अप्रोच, तो ये तो एक लाइन में जो पिछला क्लास जो देखे होंगे मैं बताया था कि कोई भी बैलेंस सप्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तुरंत उसको आईएमएफ के पास जाना चाहिए, ओके, आईएमएफ के पास, तो ये आईएमएफ आपका सही हो जाएगा, राइट। और लॉन्ग टर्म के लिए इसके पास जाइए, द वर्ल्ड, जैसे आ जाए कि वर्ल्ड बैंक के पास कब जाना चाहिए, जब डेवलपमेंट वर्क करना हो, लॉन्ग टर्म के लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के पास, और शॉर्ट टर्म के लिए
IMF के पास। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट कर लिया करिए, समझ गया। ये ऐसा मत सोचिए कि मैं अनावश्यक चीज़ बोल रहा हूँ, अनावश्यक चीज़ मैं बोलता ही नहीं हूँ, राइट। काउंटर ट्रेड मीन्स काउंटर, एक दूसरे का ट्रेड मीन्स क्या होता है, एक दूसरे का ट्रेड मीन्स कि हम आपको गुड्स दे दें आप हमको दे दीजिए, बस यही काउंटर ट्रेड है, राइट। अब उसी को खोजिए कहाँ पर है वो, कि हम आपको गुड्स दे दें आप हमको दे दीजिए। अब देखिए वही सेंट्रल आइडिया देखना है। इस शॉर्ट बायलैटरल ट्रेड वेयर वन सेट ऑफ गुड्स एक्सचेंज फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड सेलर प्रोवाइड्स ए बायर विथ डिलीवरीज। A company takes full responsibility for making a goods available in the target market instead directly। ये सब कुछ मतलब नहीं है। The company is to separate sovereign Gregory exchange one set of goods to another set of goods। A set of multilateral trade where one goods services may be exchanged for another set of goods and services among the trading partners। ओके, तो यहाँ क्या हो जाए, शॉर्ट बायलैटरल, बायलैटरल मीन्स एक दूसरे का है, तो जो बायलैटरल शब्द है, टेक वन सेट गुड्स एक्सचेंज टू अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड सेलर प्रोवाइड्स ए बायर विथ डिलीवरीज। तो जो बायर होते हैं सेलर तो डिलीवरी प्रदान करते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा की पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, जैसे कंपनी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मतलब नहीं है, आप हमको दीजिए हम आपको देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात है। दो टू कंपनी सेपरेट सॉवरेन, अलग अलग स्वतंत्र होती हैं, नहीं, एक दूसरे से रिलेट होती हैं। ए सेट ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल बायलेटरल, एक दूसरे को, मल्टीलेटरल एक से ज़्यादा पक्ष, ये बोला ना काउंटर ट्रेड, बायलेटरल में दो लोग होना चाहिए, एक हम एक आप हमको दे दीजिए हम आपको दे देंगे, ऐसे। नेक्स्ट है द फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज कैरेक्टराइज। फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या है कि किस प्रकार से प्राइस डिटरमाइंड होगा। तो यहाँ पर देखना, द मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसी, द सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज ऑफ टू कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीज, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हेल्प रिलेटिंग द पेयर वैल्यू ऑफ मेजर करेंसीज, नो। द रेट ऑफ एक्सचेंज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द बिटवीन IMF एट मेंबर, नहीं। तो इसका क्या होगा, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा निर्धारित होगा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से। जैसे जो आप डॉलर की मूल्य देख रहे होंगे, डॉलर का मूल्य 80 रुपया हो गया, 85 हो गया, तो कैसे निर्धारित हो रहा है, इसके द्वारा, मार्केट फोर्स के द्वारा। उस डिमांड, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही होगी, तो 85 की जगह 90 रुपये देना पड़ेगा हमको परचेज करने के लिए, तो इसका मतलब डॉलर का मूल्य बढ़ गया। और डॉलर का मूल्य मान लो कोई नहीं खोज रहा होगा पेमेंट करने के लिए, तो डॉलर 80 रुपये मिलने लगेगा, तो उससे कम हो जाएगा। तो उसी को सर्च करना होता है कि अगर जिस मुद्रा की खोज ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, सिंपल। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग कमोडिटी ऑफ फॉरेन मार्केट प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक। यहाँ बोला जा रहा है कि प्राइस डोमेस्टिक मार्केट से प्राइस से कम है। जैसे आप यहाँ बेच रहे हैं 100 रुपये के और दूसरे मार्केट ले जाकर बेच रहे हैं 70 रुपये के, इसको क्या कहा जाए, इसको डंपिंग कहा जाता है, राइट। जैसे चाइना करता है, चाइना अपने यहाँ महंगा देता है, हमारे यहाँ सस्ता देता है, और हम लोग जो कंपटीटर हैं जो बनाना उनका नाश कर देता है। ओके, तो क्या कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, राइट। द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, द हाइएस्ट एक्सपोर्ट कब था, तो उस समय की बात है, लेकिन इस समय मान लीजिए USA का होता है, राइट। इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी आंसर इस समय अभी USA का है, तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट जो चेंज होगा तो जानते हैं हर साल चेंज होने वाली चीज़ है, लेकिन लगभग वहीं का है। नेक्स्ट है सेबी क्या देखती है, सेकेंडरी मार्केट। RBI क्या देखती है, एडहॉक ट्रेजरी बिल। शॉर्ट टर्म क्या देखती है, इस ये जो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज स्मॉल कंपनी, और ये सेकेंडरी मार्केट एंड ट्रेजरी। तो OTCI क्या होता है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर क्या मतलब होता है कि आप स्टॉक मार्केट में मत जाइए, जो स्टॉक मार्केट में कौन जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनी जाएंगी, छोटे कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ जाएगी, तो OTC मार्केट में जाती है। इसके लिए एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनी, इससे स्मॉल जो कंपनी होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सेल इशू नहीं की हैं, और उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, ट्रांजेक्शन कुछ करना हो, तो कहाँ जाएगी, ओवर द काउंटर जाएगी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, X Limited goes into liquidation a new company Z purchase the business of X Limited के द्वारा परचेज कर लेगा। इसका क्या है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, मीन्स एक परचेज दूसरी कंपनी पूरी परचेज ही कर ले रही है, तो वो रिकंस्ट्रक्शन है। एमलगेशन क्या है, जब मिल रही है। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या है, एक कंपनी दूसरे को मिला ले रही है, राइट। व्हेन द कॉस्ट इनकर्ड इन recruiting, training, development the employees considered for determining the value of employee, it is called। तो ये क्या है, यह हिस्टोरिकल कॉस्ट है।
उसका ट्रेनिंग में कितना खर्च हुआ, रिक्रूटमेंट में कितना खर्च हुआ, डेवलपमेंट में कितना खर्च हुआ, ट्रेनिंग में कितना खर्च हुआ, कितना, सब कुछ जोड़ लीजिए तो हिस्टोरिकल कास्ट में उस समय जितना कास्ट लगा था उसी को देखना, उसी को हिस्टोरिकल कास्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसको जाने से कितना घाटा होगा, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखी जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो न रहता तो क्या होता, ओके, उसकी कॉस्ट देखना। नेक्स्ट है इन इंडियन निफ्टी सेंसेस कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो निफ्टी और सेंसेस देखते होंगे ना, धार नीचे गिरता रहा पर सेकंड गिरता रहता है, वो कैसे गिरता है, डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट कैपिटलाइजेशन, पेड अप कैपिटल, फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट होता है, राइट, वो फ्री गिरता रहता है, जिसका डिमांड हाई होता रहेगा उसका बढ़ता रहेगा, सप्लाई जिसकी ज़्यादा हो जाएगी उसे गिरता रहेगा, ओके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड बाय डिटेचेबल वारंट्स एंड आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड इज नोन एज, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एक सिक्योरिटी है जो कुछ समय बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा लोन के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, एसपीएन, ओके, एसपीएन भी आ जाता है, समझिए कि इसको कहा जाता है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। अब यहाँ पर देख लीजिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिससे मान लीजिए कि 100 रुपये की बॉन्ड है, मिल रहा है 20% से ज़्यादा डिस्काउंट पर, 20% से ज़्यादा डिस्काउंट, ओके, मान लीजिए 70 रुपये का मिल रहा है, तो इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहा जाएगा, राइट। बनी बॉन्ड कहा जाएगा जब बहुत ज़्यादा एक तरह से जो इसके लिए एक प्रोपेड जो शब्द यूज होता है बनी बॉन्ड के लिए, उसके लिए जैसे री इन्वेस्टिंग के लिए, री इन्वेस्ट डिसीजन के लिए यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो री इन्वेस्ट किस प्रकार से कब, जिससे आपको पैसा कहीं लगाए हैं और उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करना है, तो उसको बनी बॉन्ड कहा जाता है, राइट। या आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आप पैसे को और अच्छा तरीके से हम लगाएंगे, ओके, तो उसको बनी बॉन्ड कहा जाता है। और जंक बॉन्ड क्या है, जंक बॉन्ड मीन्स कि जो कि बहुत ही लॉस होने की संभावना है, ओके, और इसका 3 रीड BB या BBA मिला हुआ है जिसकी रेटिंग, उसे जंक बॉन्ड कहा जाता है, जिसमें डिफॉल्ट रेट से ज़्यादा होना है, हो सकता है कि आप बॉन्ड परचेज किए, हो सकता है पैसा ही ना मिले, हो सकता है इंटरेस्ट ना मिल रहा है, हो सकता है पैसा वापस ना मिले, तो उसको जंक बॉन्ड कहा जाता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा रिस्क बॉन्ड जंक बॉन्ड है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय कंपनी इन कम्युनिकेशन मिक्स्ड विच द टारगेट कस्टमर, तो टारगेट कस्टमर में क्या है, सब एडवर्टाइजिंग, सेल्स, इवेंट, एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सब यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, in addition to motivation learning, money when the following includes in the main psychological process, का परसेप्शन, लाइफ स्टाइल सोशल, ओके, साइकिल, ये क्या परसेप्शन, मानसिक, साइकोलॉजी क्या होती है, मानसिक होती है, तो जो मन से चल रहा है उसी को सही करना है। साइकोलॉजी क्या होती है, परसेप्शन, जो सोच रहे हैं किसी विषय वस्तु को देख वही परसेप्शन है, ओके। और लर्निंग क्या सीख रहे हैं, मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा, ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, देखिए ये भी क्वेश्चन गलत माना गया था, लेकिन इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन है ही नहीं, सपोज दैट इस चारों में कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या है। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन जो होता है सिटीज नेबरहुड के अनुसार होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जेंडर इनकम के अनुसार, साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन एटीट्यूड एंड नॉलेज के अनुसार, बिहेवियर लाइफ स्टाइल, तो इसी को कन्फ्यूजन हो गया था, इसीलिए ये हटा लिया गया कि एटीट्यूड, ये दोनों क्या है, एटीट्यूड और पर्सनालिटी एक ही में आ जा रहे हैं, ऐसा देखिए तो है कि नहीं, ये इसलिए, राइट, क्योंकि पर्सनालिटी भी एक तरह से साइकोलॉजिकल साइकोग्राफी है, एटीट्यूड साइकोग्राफी, किसको सही करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पहले तो बताइए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसके द्वारा दिया गया है, कमेंट करिए, ओके, कमेंट कर लिए तब इसके आगे बढ़िए, पॉज कर दीजिए वीडियो, उसके बाद कमेंट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। तो किसके द्वारा दिया गया था, थियोडर लेविट, ओके, द्वारा दिया गया था। और ये 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन, ये क्या होगा, मैच्योरिटी, ओके, तो सही हो जाता है, यहाँ मैच्योरिटी आती सही होता है, यही 4 उसके फंक्शन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ को ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग सबसे सही क्या है, को ब्रांडिंग इज अम्ब्रेला ब्रांडिंग इज गुड ऑफ कंपनी, इन को ब्रांडिंग 2 or more वेल नोन एक्सिस्टिंग ब्रांड इन
combined into the joint product. Co-branding is the process combining two brands to promoting brand equity. नहीं, ये नहीं है, केवल ये है. ओके, तो को ब्रांड मीन्स क्या होता है कि जो सब अच्छी अच्छी कंपनियां मिलकर काम कर रहा है, सीधी से को ब्रांड मीन्स क्या है. को ब्रांडिंग मीन्स कि दो कंपनी बहुत बढ़िया मिल गई और वो अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उसे को ब्रांड कहा जाता है. राइट. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पनिशमेंट. मेजर पनिशमेंट क्या नहीं है. विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट को होल्ड कर दीजिए कि आपका तनख्वाह बढ़ेगा ही नहीं, वो भी है. डिमोशन कर दीजिए, वो भी ज़्यादा रिस्की है. ट्रांसफ़र बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ट्रांसफ़र तो ऑटोमेटिक होता रहता है सबका. सस्पेंशन ये भी बड़ा चीज़ है, लेकिन ट्रांसफ़र कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र अक्सर होता ही रहता है. हो सकता है अच्छा काम करे तो भी ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा थोड़ी बात है. ट्रांसफ़र बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन और तीनों चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है. जॉब इवैल्यूएशन इसेंशियल जॉब रेटिंग प्रोसेस नॉट अनलाइक टू रेटिंग द एम्प्लॉय. जॉब इवैल्यूएशन क्या करता है, जॉब की रेटिंग देता है, ना कि एम्प्लॉय की. तो ये सही है. Job evaluation is a practice which seeks to provide a degree of objectivity in the measuring the comparative values of the job within an organization and among similar organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जॉब एवल्यूएशन टैली करता है, तो ये दोनों सही है. राइट, बोथ ए एंड इज करेक्ट. ये क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन मैचिंग नहीं है. ओके, करेक्ट फ्रॉम कौन कौन करेक्ट है, सॉरी करेक्ट कौन है. नॉलेज, डिसिप्लिनरी लेक्चर, मैनेजरियल सही है. मल्टी स्किल्स, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, ऑपरेटिंग सही है. डिसीजन मेकिंग स्किल, मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजरियल. बिहेवियरल स्किल, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सुपरवाइजरी फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर क्या है, मल्टी स्किल जो वेस्टिबुलर ट्रेनिंग है इसको गलत है. राइट, ये वाला गलत हो जाए, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग वाला, और सब सही है. राइट, तो ABCD आपका सही हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ACD. नेक्स्ट है, Which among the following is not a part of स्टाफिंग प्रोसेस. कौन स्टाफिंग प्रोसेस नहीं है. तो बस इस प्रोसेस को ध्यान रख रही है, इसका आंसर भी गलत है. जो ये प्रोसेस दिया है उसी प्रोसेस में होता है स्टाफिंग. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ये प्रोसेस नोट कर लीजिएगा, और इसी प्रोसेस के अनुसार स्टाफिंग होती है. किसी व्यक्ति की नियुक्ति इसी प्रोसेस में होती है. ओके, तो ये कभी क्वेश्चन है जो कि जानते हैं कि ये कोई दिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया है. अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान दिए होंगे तो. ओके, अगर जो शुरुआत से क्लास मेरी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका था कि इंटक, एटक, C2, BMS कब लागू हुआ था. राइट, तो इंटक कब होगा, 1947 में. एटक कब होगा, 1920 में. C2 कब होगा, 1970 में. BMS होगा 1995 में. ओके, भारतीय मजदूर संघ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है. ओके, ये क्या है, ये किसका संस्था है, इसको ध्यान रख रही है, वो भी मैं बताया था, वही पूछा गया था उस बार. ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का है. ये C2 जो है कम्युनिस्ट पार्टी का है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का है. और इंटक शायद किसी, सॉरी, ये C2 जो है सोशलॉजिस्ट का है, सोशलॉजिस्ट. ओके, और इंटक जो है, इंटक, एटक, ये जो है, ये वाला एटक वाला, ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, और ये वाला कांग्रेस का है. ओके, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट, अमेंडमेंट पेटेंट एक्ट, जो अमेंड किया गया है. पेटेंट जानते ही हैं, कॉपीराइट प्रदान किया जाता है, पेटेंट दिया जाता है कि आप उसका कोई दूसरा यूज ना करें, उसी से पूछा जा रहा है. अमेंडमेंट पेटेंट एक्ट इज कंप्लायंस विथ WTO, प्रोवाइड्स for grant product patent as well as a process patent approved 20 years from the date of application. तो 20 years सही है. राइट, पेटेंट 20 years की होती है, और कॉपीराइट जो होता है, कॉपीराइट वो 60 years का है. लगभग 20 years होता है, लेकिन 60 years तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इसमें तो एक्सटेंड इतना आसान नहीं है. अंडर द एक्ट, पेटेंट में बी ग्रांटेड इन इन्वेंशन विद द मीन्स इन न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन स्टेप कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, टेक्निकल एडवांस और एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो ये सब कुछ है कि नॉलेज आपके पास है उसका भी पेटेंट करा सकते हैं, कोई इन्वेंटिव स्टेप लिए हैं उसका भी कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज किए हैं उसका भी, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं उसका भी करा सकते हैं, किसी के पेटेंट करा सकते हैं. तो ये दोनों सही है. राइट, ध्यान रखना 20 साल के लिए होता है,
WTO के द्वारा ये पहली बार लाया गया था, उससे पहले नहीं होता था, राइट। 1995 के बाद ये चीज़ें सब पेटेंट के लागू हुई। इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, ये लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि जानते हैं पेटेंट हो जाएगा तो प्रोडक्शन सब लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसको लागू किया गया है कि सब लोग लागू ना करें, क्योंकि मेहनत खराब हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो कोई दूसरा ये डाल दे तो पेटेंट नहीं गड़बड़ हो जाएगा, देखिए कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक इसलिए आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम है ना, जिसमें मैं पढ़ा तो मेरा ये यूनिक वर्क है ना, तो मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए। Which one of the following has been recognized under the intellectual property eligible creation of rights for development? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर म्यूजिक परफॉर्मिंग सही है, जियोग्राफी इंडिकेशन सही है, ग्लोबल पोजीशन नहीं है, ओके। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कोई मतलब नहीं है, जर्नल बुक्स कुछ भी लिख रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही है। कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, जैसे कि यहाँ भी सुनते होंगे GI टैग, तो वैसे भी जैसे कोलकाता का रसगुल्ला है वो बहुत फेमस है, तो उसके लिए है, कोई काला चावल कहीं का है, ये सब। ग्लोबल कोई मतलब जर्नल बुक्स होता ही है कॉपीराइट, जो बुक लिखता है उसको रॉयल्टी मिलती है, इसीलिए, राइट। नेक्स्ट, नाफ्टा केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1994। नाफ्टा में कौन आता है? USA, कनाडा, मैक्सिको, ओके। तो ये कुछ बता रहे हैं कॉमन मार्केट। देखिए कॉमन मार्केट, ये क्वेश्चन को मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन कभी भी आएगा आगे, कभी इससे गलत नहीं होगा, ओके। देखिए ये है 5 स्टेप है इंटीग्रेशन बिजनेस का। पहला पर क्या आता है? प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम, ओके। दूसरा पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। थर्ड पे कॉमन कस्टम्स यूनियन, ओके। फोर्थ पे कॉमन मार्केट, ओके, जिसको ये पूछा गया है। और 5 पे क्या पूछा जाता है? इकोनॉमिक यूनियन, ये होता है। देखिए अब एक करके समझिए, ये छोटे से बड़ा तक चल रहा है। जैसे इसमें क्या होता है, जो कॉमनवेल्थ की कंट्री है, कॉमनवेल्थ मीन्स जो अंग्रेज जहाँ शासन किए थे वहाँ पहले यूज होता था कि जहाँ वहाँ प्रोडक्शन कोई ट्रांसफर हो रहा है तो टैक्स फ्री होगा, ओके, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं और मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में शासन कर रहे हैं, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय इजीली करिए, क्योंकि दोनों जगह अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये प्रिफरेंस ट्रेडिंग सिस्टम है और सबसे पुराना है। अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या बिजनेस इंटीग्रेशन कौन सा है, तो ये बोलेंगे प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम, ओके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नाफ्टा, इससे पहले जो नाफ्टा आया था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा आ जाए मान लीजिए, ये क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होगा कि तीनों लोग मिल करके एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम आप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, ओके। अब हम ये सब चीज़ें की जाएंगी कि सब लोग हम दोनों लोग मिलकर तीनों लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे, वस्तु का सीधा आदान प्रदान होगा। तो ये कहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड होगा, कोई टैरिफ नहीं, कोई शुल्क नहीं। कस्टम यूनियन क्या है? कस्टम यूनियन में क्या होता है कि यहाँ पे टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन अलग कंट्री के साथ फिर एक साथ लगा। जैसे कस्टम यूनियन में मान लीजिए एक तरह से जैसे कुछ लोग मिल गए और कहे कि देखिए हम आपस में तो टैरिफ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरे के साथ अलग अलग आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहा जाता है कस्टम यूनियन, ओके। तो क्या होगा अब यह कॉमन मार्केट में क्या होगा? कॉमन मार्केट में क्या होता है कि यहाँ सब लोग मिल करके क्या करेंगे, सब लोग मिल करके दूसरे के साथ भी वैसा ही टैरिफ लगाएंगे, ओके। पॉलिसीज होंगी, कोई भी चीज़ होगा तो सब लोग मिल करके कॉमन, तो इसको कहता है यूरोपियन यूनियन। ये दोनों यूरोपियन यूनियन बेस्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन कस्टम यूनियन भी होता है। कस्टम यूनियन में क्या होगा कि वो मिल जाएंगे, दूसरे के साथ अलग लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा एक साथ लगाएंगे कॉमन यूनियन में। जो 28 यूरोपियन यूनियन है तो दूसरे के साथ भी एक जैसा ही लगाएंगे, ओके। और इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है
कि इकोनॉमिक यूनियन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इनका फ्री फ्लो होता है, फ्री फ्लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। इकोनॉमिक इसको इंटीग्रेशन कहा था या इकोनॉमिक यूनियन कहा था, राइट। तो ये 4 स्टेप है और ध्यान रखना कि इसी तरह से बढ़ता रहता है। ये सबसे छोटा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, ओके। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है, इसमें उससे कम फ्रीडम होती है, इससे उसमें कम फ्रीडम होती है, इससे कम इसमें फ्रीडम होती है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीडम के अनुसार, ओके। नेक्स्ट है एक कॉमन मार्केट। अब देखिए कॉमन मार्केट में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया कॉमन मार्केट में क्या होगा उसी के देखना है। ऑल द ट्रेडिंग नेशंस एग्री commonly levy common and uniform tariff rate for all goods. All the trading nations agree commonly relational tariff and non-tariff barriers mutually to promote intra-region trade. There is a custom union along with the intra-union movement of factors production. There is an economic union along with the free intra-union movement of residential. अब देखिए इसी को मैं तीनों को चारों को बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो पूछा जा रहा है ये क्या है, देयर इज ए कस्टम यूनियन along with free inter-union movement to factor production। तो फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा मीन्स आपस में, ओके। तो कॉमन मार्केट हो गया, राइट। तो मैं बताया था कॉमन मार्केट क्या होगा, फैक्टर का प्रोडक्शन, राइट। अच्छा सॉरी, कॉमन में फैक्टर का होता है, राइट। अभी आगे चीज़ बता दे रहा हूँ तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए तो यहाँ पर इसका सही हो गया, ओके। अब ये देखिए देयर इज एन इकोनॉमिक यूनियन अलॉन्ग विद फ्री इंट्रा यूनियन मूवमेंट ऑफ रेजिडेंस। तो ये किसके लिए होता है, ये रेजिडेंस ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले हैं, ओके। ये डिफिनीशन है ये। नेक्स्ट ऑल द ट्रेडिंग नेशंस एग्री कॉमनली टू रिलेशन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स म्यूचुअली टू प्रमोट्स इंटर रीजनल ट्रेड। तो ये क्या है, जो कॉमन मार्केट से पहले वाला कौन सा मार्केट था, कस्टम यूनियन है, ओके, कस्टम्स यूनियन के द्वारा। और ऑल द ट्रेडिंग नेशंस एग्री कॉमनली लेवाई कॉमन यूनिफॉर्म टैरिफ एंड फॉर ऑल, तो ये नहीं है। अब देखिए जो लास्ट में कस्टम यूनियन, वहाँ पर मैंने गलत थोड़ा बता दिया था, जो इकोनॉमिक यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन, ओके। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, ओके, कि प्राइस मुद्रा कौन सी यूज होगी, पॉलिसी हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, इसको ध्यान रखा था इकोनॉमिक यूनियन में, ओके। और चीज़ें जो बताया वैसे ही सही है कि फिर से सुन लीजिए एक एक करके। पहला पर तो प्रेफरेंस वाला ठीक ही है, प्रेफरेंस वाला तो जो कॉमनवेल्थ वाला वो यूज करते थे 1932 से। सेकेंड पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो तीनों जिससे नाफ्टा है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन होगा, कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, अपने में सब कुछ फ्री फ्लो करेंगे सब कुछ, तो ये हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा हो जाएगा कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन में क्या होगा कि फ्री फ्लो होगा लेकिन दूसरे देश और चीज़ से करेंगे, लेकिन दूसरे देश के साथ अपना अलग अलग डिसीजन लेंगे, ओके। ये हो जाएगा कॉमन कस्टम यूनियंस कि जो कस्टम टैरिफ है ना, नॉन टैरिफ के लिए सहमति हो जाएगी। कॉमन में क्या होता है, कॉमन में जो ये होता है कि देयर इज नो कस्टम अलॉन्ग विद इंट्रा यूनियन इवेंट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ चाहा जाए, जो मैं इकोनॉमिक यूनियन बताया था उसको समझना है कॉमन यूनियन में। फैक्टर का प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस कहाँ होगी, लेबर का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का फ्री फ्लो कहाँ होगा, ये कॉमन मार्केट में होगा, राइट। और इकोनॉमिक मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमिक यूनियन में जो पॉलिसी भी गवर्नमेंट बनाएगी वो सोच समझ के, दोनों लोग सोच समझ के बनाएंगे। जैसे 10 कंट्री है, 10 कंट्री आपस में बैठेंगी और बनाएंगे कि हमारा इंडस्ट्री पॉलिसी कैसा हो, हमारा मुद्रा कौन सा हो, हमारी मुद्रा को किस प्रकार से डिटरमाइंड हो, ये सब चीज़ें। सब कुछ लोग मिलकर डॉलर डिसाइड कर लिए, कुछ लोग मिलकर के जापानी येन डिसाइड कर लिए, इस टाइप का। तो ये इकोनॉमिक यूनियन है, राइट। तो उसको जो भी बताया था उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है द मास्टर्स ट्रेटी ऑफ फरवरी 1992 रिमेंड द यूरोपियन कम्युनिटी। इस किस में बदल गई थी, यूरोपियन यूनियन में। तो ये जो यूरोपियन कम्युनिटी थी पहले कम्युनिटी, वो यूरोपियन यूनियन में हो गई, ईयू में, ओके। इसको ध्यान रख रही है। नेक्स्ट है इन विच द फॉलोइंग केस असेसिंग ऑफिसर। अब देखिए इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या है, असेसिंग ऑफिसर है डिस्क्रिशनरी
to as the income of the previous year in the subsequent assessment year। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एसएससी ऑफिसर है उसके पास एक विवेकपूर्ण शक्ति कब आती है कि चाहे तो जितना जैसे जहाँ टैक्स लगा दे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर में है। जिससे कॉमन सेंस में कब टैक्स लगता है? प्रीवियस ईयर के असेसमेंट ईयर में। इस ईयर की इनकम को इस में टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में, लेकिन कब वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देगा असेसिंग ऑफिसर। शिपिंग बिजनेस, नॉन रेजिडेंट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नो। असेसमेंट ऑफ पर्सनल लाइकली ट्रांसफर प्रॉपर्टी, नो। डिसकंटिन्यूटेड बिजनेस, मतलब बिजनेस बंद होने वाला हो या क्लोज होने वाला हो। ओके, उस समय जिस वर्ष क्लोज होगा, जैसे मान लीजिए कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में मैं बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ, दिसंबर में ही टैक्स लगा देगा असेसिंग ऑफिसर। ये नहीं कहेंगे आपकी 1 अप्रैल के बाद असेसमेंट ईयर आएगा उसमें हमारा लगाइएगा, ये सब नहीं कर सकते। ओके, ये सब क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट में भी आया था। नेक्स्ट है रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड अदर फॉरेन इंडिविजुअल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएशन इन दिल्ली। सिंपल सी बात है, दिल्ली में प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की गई है, वहाँ रिसीव हो रही है, तो चाहे आप यहाँ के रहने वाले हों, नहीं रहने वाले हो, चाहे पृथ्वी कहीं के हों, अगर दिल्ली में संपत्ति है टैक्स देना है। तो 3 प्रकार के रेजिडेंट होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तीनों को देना पड़ेगा। वहीं देख लीजिए कहाँ पे है रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी, तो इसमें कौन सा नहीं है? नॉन रेजिडेंट नहीं है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तो इसमें नॉन रेजिडेंट नहीं है। नॉन रेजिडेंट केवल इसमें है, इसमें देखिए तीनों है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बता दें भारत में अगर कोई भी इनकम हो गई तो बिना सोचे सबको टैक्स देना है, वो चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं चार्ज होती है? प्रॉफिट एंड गेन्स कैरिड ऑफ एसएससी ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सही है, चार्ज होती है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स द्वारा ट्रेड हुआ, ये भी होता है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑन द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ये नहीं होता है। क्यों है? क्योंकि ये कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम है। ओके, और ये किसकी इनकम है? अदर सोर्स की इनकम है, अदर सोर्स की। ओके, तो यही आपका फिर से सैलरी रिसीव्ड ए पार्टनर अब फर्म द सेम, तो फर्म है तो बिजनेस की इनकम हो ही जाएगी। ओके, ये वाली कैजुअल इनकम है, इसमें कितना टैक्स लगता है? 30%। ओके, ट्रेडिस करता है। नेक्स्ट, ये मिस्टर कैपिटल गेन 1 लाख 2014 सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये बताइए कॉर्पोरेशन बॉन्ड में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया। विच अमाउंट एग्जाम्पशन फॉर क्लेम अंडर 54E इनकम टैक्स एक्ट फॉर द 2014-15, तो कितना क्लेम करेंगे? क्या है इसमें? कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, राइट, तो ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी रेक्टिफाई द मिस्टेक द ऑर्डर पास्ड बाय द अंडर सेशन इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पूछ रहा है कि ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इस मान लीजिए कोई टैक्स ज़्यादा लग गया, कम लग गया, कोई मिस्टेक हो गया, कोई सबमिट गलत कर दिया है, तो उसके रेक्टिफाई करना है, सुधार करना है, तो सुधार कब करेगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला, इन सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने वाला है, कोर्ट अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर द एप्लीकेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर, तो एप्लीकेट ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देने वाला है, कोई रेक्टिफिकेशन करना है कर सकता है, पहले ही बोल दे। जिस मान लीजिए हमको रिफंड चाहिए 10 लाख रुपए, बोल रहा था ट्रिब्यूनल को नहीं देंगे, मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले उसको लगा कि नहीं 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 इनको 10 लाख का देना चाहिए था, हमसे गलती हो गई, तो वो कर सकता है। ओके, इसका मतलब यही है। इफ NSSC अप्लाई ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ रेजिंग फ्रेश ग्राउंड बिफोर द ट्रिब्यूनल, फ्रेश ग्राउंड नहीं होना चाहिए। फ्रेश ग्राउंड मीन्स जैसे मान लीजिए आप 10 लाख मांग रहे थे, 10 लाख में डिस्काउंट दीजिए, वो कागज पत्र मांगा कि उसे 10 लाख रिफंड मांग रहे हैं, आप नहीं दे पाए, और जब सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो एक नया डॉक्यूमेंट लेकर दे दिए पेपर कि देखिए इसलिए 10 लाख मांग रहे थे, तो कहेगा ये कौन सा एक्सेप्ट, मैं मांग रहा था तो नहीं दिए थे अभी तक, यहाँ कैसे दे दिए? तो ये वाला काम नहीं कर सकता है, राइट। आगे भी देख लीजिए। वैसे इफ द कमीशन मिस्टेक इन द पार्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, तो अगर कोई मिस्टेक हो गया है, ओमिशन हो गया, भाई ऑफिसर है, गलती हो ही सकती है, उसको भी रेक्टिफाई कर सकता है, सुधार कर सकता है। इफ द ऑर्डर इज पास्ड बाय द एप्लीकेट ट्रिब्यूनल अंडर द इरोनियस इंप्रेशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ एंड फैक्ट, मान लीजिए कि लॉ था उसकी जानकारी नहीं थी, कोई एम्प्लॉय था, मान लीजिए उसके लॉ की जानकारी नहीं थी, कोई ऑर्डर पास कर दिया और बाद में पता चला ये तो लॉ था ही नहीं, हम तो गलत ऑर्डर पास कर दिए, तो
तो उसको भी वो रेक्टिफाई कर सकता है, सुधार कर सकता है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें सुधार कर सकता है, बस 20 सिचुएशन नहीं करेगा। केवल कब? कि जब कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं दिए थे और बाद में दे रहे हैं, तो सुधार करने का मौका ही नहीं देगा। क्यों? क्यों कहेगा कि आप इतना दिन तक नहीं दिए तो हम मानेंगे ही नहीं। ओके, क्योंकि कई बार आप डॉक्यूमेंट्स मांगा गया नहीं दिए। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। हम लोग देखिए थ्योरी था, देखिए फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो हम लोग 34 क्वेश्चन ही कम से कम 1 घंटे के लगभग ज़्यादा की क्लास बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल था, उसमें बताने वाली चीज़ थी। इसमें क्या थ्योरेटिकल चीज़ था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी जहाँ पे टाइम सेव हो सकता है वहाँ टाइम में सेव करता हूँ, जहाँ टाइम ज़्यादा देना है वहाँ टाइम देखिए ज़्यादा भी देता हूँ, जो चीज़ें ज़्यादा जहाँ बतानी होती हैं। क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या था, 4-6 क्वेश्चन तो गलत ही आ गया था, और ये आयोग का शुरुआत का रूल है कि 4-6 क्वेश्चन गलत आना है। तो इसमें जानते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी भी हो गया, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन गलत था तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोबारा उतारना नहीं है उसको, और कॉन्सेप्ट भी नहीं था कुछ कि कॉन्सेप्ट में बताऊँ कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा ये जल्दी हो गया। तो फिर भी नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तो आप क्लास देखते रहिए। यदि क्लास पसंद आए, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखते रहिए। बी हैप्पी, बी इंजॉय, बी नॉलेज। ओके, तो यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।